हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्यूटर पॉलिश पर। और आज डिस्कस करेंगे हम जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसी के बारे में। तो दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसको मैं बोलूँगा, हमने डिस्कस किया उसके बारे में। और उन वीडियोस में बताया था स्पेशली कि किस तरह से कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी, और उसके बेसिस पर कुछ हमने डिस्कस किया था पिछले 2 वीडियोस में। जैसे कि मैंने आपको 1857 की क्रांति का कारण बताया। कल मैं आपके लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जो हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चलाई गई या आर्थिक शोषण किया गया, उसको हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों, उन वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इसके अलावा आज का जो वीडियो है, हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ आपके लिए डेफिनेशंस और एक्सप्लेन किया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको कारण बताए, और कारणों में हम अभी तक 7 रीजंस के बारे में, 7 डिफरेंट क्या क्या कारण थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 8th रीज़न के बारे में कि ऐसा कौन सा कारण था जिसके वजह से हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, यानी कि भारतीयों के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भावना जागृत हुई और हमने आंदोलन किया, और उस आंदोलन के फलस्वरूप हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यूरोपियन विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति का गुणगान। ये 8 नंबर का पॉइंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिए। भारतीय संस्कृति गुणगान मतलब क्या? वो देखिए, आप लोग जानते हैं जैसा कि भारत की जो संस्कृति है, इसको हम भारतीय तो जानते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद मैंने एक पॉइंट बताया था पिछली क्लास में, एक वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि संस्कृति जो थी हमारी, इसको हम भूलते जा रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन के आने के बाद। बहुत सारे भारतीय इसको भूल गए थे। तो ये पॉइंट से आप समझ सकते हो कि जब भारतीय संस्कृति का गुणगान हम लोग तो भूल गए, लेकिन जो अंग्रेज़ थे, यूरोप के जो विद्वान थे, उन्होंने जब भारतीय संस्कृति का गुणगान किया तो भारतीयों के अंदर एक भावना प्रबल हुई कि जब विदेश के लोग हमारी संस्कृति का गुणगान कर रहे हैं तो हम क्यों दूसरों की संस्कृति को मान रहे हैं। तो इस बेसिस पर ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बल प्रदान करने में यूरोपियन विद्वानों का योगदान भी रहा है। भारतीयों का एक वर्ग भी अपनी सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता को सिद्ध करने की बराबर कोशिश कर रहा था, परंतु पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ रहने से उत्पन्न निराशा के गर्त में पड़े भारतीय उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के लोग भारत के कल्चर को खुद ही भूलते जा रहे थे, जैसा मैं आपको बताया, वेस्टर्न एजुकेशन के आने के बाद या अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में रूल स्थापित होने के बाद। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कुछ विदेशी विद्वानों ने, कुछ यूरोपियन विद्वानों ने, जैसे कि नाम लिखा हुआ है यहाँ पर विलियम जोन्स, एक नाम लिखा हुआ है मैक्स मिलर, चार्ल्स ब्लिकन्स, रोथ, सैसून, ये कुछ ऐसे यूरोपियन विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत, भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म की तारीफ़ की। तब हम लोगों को नींद से हम जागे, तब हम लोगों को समझ में आया कि हम हमारी संस्कृति को जो कमज़ोर समझने लगे थे सब लोगों ने, कुछ भारतीय लोग, तो उनको ये समझ में आने लगा कि जब अंग्रेज़ी लोग हमारी संस्कृति के बारे में महानता बता सकते हैं तो हम उनको इस देश से अलग करके क्यों ना हमारी संस्कृति को बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है कारण सामने आया, और इसके वजह से भी लोगों के अंदर एक बल मिला कि हाँ, हम लोग मिलकर और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर हम बात करें विलियम जोन्स की, तो विलियम जोन्स जो है, उन्होंने तो बहुत सारी हमारी धार्मिक किताबों का अनुवाद इंग्लिश में किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में अनुवाद किया कि हम वो इंस्पायर हुए होंगे ना हमसे, हमारी संस्कृति से। जैसे विलियम जोन्स ने महाभारत जो है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट किया। तो ये हम बोल सकते हैं कि जब ये सब किया अंग्रेज़ों ने, तब समझ में आया भारतीयों को कि हमारी संस्कृति बहुत महान है।
यहाँ पर अगर अपन हिंदी कुछ राइटर्स की उस बात करें तो आर.सी. मजूमदार का कहना ये है कि यह खोज भारतीयों के हृदय में चेतना उत्पन्न करने में असफल नहीं हो सकती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हृदय राष्ट्रीयता व देशभक्ति से भर गए। तो आर.सी. मजूमदार बोलते हैं कि भारतीयों को जब ये चीज़ समझ में आई तो उनके अंदर वाकई में ही राष्ट्रीयता और देशभक्ति भरने लगी, समा गई उनके अंदर। तो दोस्तों ये एक पॉइंट था जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बेसिस पर आप एक बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी। अगर हम आगे बात करें अगला कारण क्या हो सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे क्या कारण रहा होगा, तो एक कारण ये भी है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ को शुरुआत की हुई है एक बहुत ही अच्छी कहावत के साथ कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको कि कई बार जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम कलम कर देती है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि यद्यपि अंग्रेजों की हर संभव कोशिश भारतीयों को दबाए रखने की थी, पर गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन और क्रांतिकारियों के बम और बंदूक के अलावा एक और ऐसी चीज़ थी जिसने भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वह थी साहित्य और प्रेस। प्रेस मतलब न्यूज़पेपर जो होते हैं, जो छापते हैं न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ निकालते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रेस। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि तोप का मुकाबला अखबारों ने किया, अब किसी से छिपा नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने अनेक प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय अखबारों से देशभक्ति और स्वतंत्रता प्राप्ति की धारा फूटती थी। तो बहुत रोक लगाई अंग्रेजों ने कि न्यूज़पेपर में उनके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ कुछ भी ना छपे, लेकिन कई ऐसी उस समय पत्रिकाएं थीं, कई ऐसे अखबार थे जिनमें उनके खिलाफ न्यूज़ छपती थी। अखबारों पर अंग्रेजों का कितना दबदबा था, इसके लिए स्वराज द्वारा अपने लिए गए प्रकाशित संपादक के विज्ञापन का उल्लेख भर करना पर्याप्त होगा। तो आपके लिए विज्ञापन बता रहे हैं स्वराज पत्रिका का, जिसमें आप देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि इस विज्ञापन के अनुसार चाहिए स्वराज के लिए एक संपादक, वेतन 2 सूखी रोटियां, 1 गिलास ठंडा पानी और हर संपादकीय के लिए 10 साल जेल। तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के इस तरह के कुछ अंग्रेजों का जो है दबाव था न्यूज़पेपर्स पर, और इस तरह के इश्तिहार के माध्यम से आप समझ सकते हो कि न्यूज़पेपर में काम करने की हिम्मत बहुत बड़ी बात थी उस समय करना। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश बर्बरता का जवाब अपनी कलम के माध्यम से देने वालों में प्रमुख समाचार पत्र थे। तो क्या क्या नाम है इनके, तो आप देख सकते हो जो ब्रिटिश सरकार की बर्बरता का जवाब देने में सक्षम थे। एक का नाम है हिंदू पैट्रियाट, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, बंगाली सोम प्रकाश, संजीवनी एडवोकेट। तो ये आपके लिए सारे याद नहीं करना, लेकिन आप कुछ कुछ याद करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बताया हुआ है। इन अखबारों की भूमिका का उल्लेख करते हुए डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की परंपरा और भी परवान चढ़ती गई, वह चाहे क्रांतिकारियों का सशस्त्र आंदोलन हो या गांधी जी का सत्याग्रह हो, ये अखबार उनके माध्यम थे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे जन जागरण का जो काम किया वो अखबारों ने किया, और रोज़ जमानत मांगी जाती थी, रोज़ पुलिस छापे मारती थी, संपादक का एक पांव जेल में रहता था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती थीं कि संपादकों पर आए दिन केस हुआ करते थे। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी पुलिस यानी कि ब्रिटिश पुलिस उनको पकड़ के ले जाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात को रखना न्यूज़पेपर के माध्यम से नहीं छोड़ा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि किस तरह से साहित्य का और प्रेस की भूमिका हमारी आज़ादी के पीछे रही, हमारे अखबारों में या हमारे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इन समाचार पत्रिकाओं के अतिरिक्त कई इस तरह के लेखक भी हुए
जिन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जैसे एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें, जिन्होंने अनमट नाम की एक पत्रिका, एक लेख लिखा हुआ था, और उस पत्रिका में उन्होंने लिखा हुआ था वंदे मातरम का गीत, जो बहुत उल्लेखनीय है। और जैसा कि आप जानते हो कि आगे जाकर आज़ादी के बाद और जब हमारा आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब हमने इस गीत को बहुत यूज़ किया हुआ है। बंगाली भाषा मधुसूदन दत्त ने, हरीश चंद्र थे उस समय, मैथिली शरण गुप्त थे, इन्होंने हिंदी में, चिपलूणकर ने मराठी में, भारती ने तमिल में। तो अन्य लेखकों ने राष्ट्रीयता की भावना से कई तरह के साहित्यों का सृजन किया, और इन साहित्यों के सृजनों की वजह से भी राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। हरीशचंद्र एक बहुत ही फेमस नाटककार हुए हैं हमारे देश के। तो उन्होंने लिखा हुआ था भारत दुर्दशा के नाम का एक नाटक, जिसमें उन्होंने भारत की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहा साहित्य का। चलिए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। एक पॉइंट आपको यहाँ पर अब बता रहे हैं, विदेशों से संपर्क, कॉन्टैक्ट विद फॉरेन नेशंस। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, अंग्रेजों द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन दिए जाने का एक सुखद परिणाम यह हुआ कि भारतीयों का विदेशों से संपर्क स्थापित हुआ। तो दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि अंग्रेजों ने हमारे लिए वेस्टर्न एजुकेशन दी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमको हुआ है कि भारत के लोग उस समय समझ पाए कि वाकई में अंग्रेज़ क्या चाहते हैं। हम उनके सिस्टम को, उनके इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को, उन देशों में किस तरह से सरकार चलती थी, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, हम उसको समझ पाए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो विदेशों का संपर्क कर सके, विदेशों में जा सके कई भारतीय लोग, और विदेश भ्रमण करके शिक्षा प्राप्त, कई तरह से लोगों को जानकारी मिली। और इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि लोगों को समझ में आया कि क्या क्या समस्याएं हमारे देश में हैं, और अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी समस्याओं को देश में और बढ़ाया है। तो लोकतांत्रिक विचारों से हम लोग अवेयर हुए यूरोप के, इसके अलावा हम सिद्धांतों से अवेयर हुए। तो इस तरह से देश में और भी बड़ा बदलाव, ये हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में मदद मिली। चलिए आगे बढ़ते। अगला पॉइंट है विदेशी घटनाओं का सकारात्मक प्रभाव। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जिस समय हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, उस समय पूरी दुनिया में भी कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहे थे, क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि 1945 में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसा कि आप जानते हो कि इसका जो मेन एरिना रहा, जो मुख्य क्षेत्र रहा, वो यूरोप रहा। और यूरोप में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उसमें कई देशों ने भाग लिया था। इसी वजह से यूरोप के कई देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना थी, और वहाँ पर भी आंदोलन हो रहे थे। तो ये जो घटनाएं हो रही थी यूरोप में भी, इन घटनाओं से भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और इन घटनाओं से भारतीयों को भी बहुत कुछ समझ में आया कि अंग्रेज लोग ऐसा नहीं है कि केवल समस्याएं हमारे देश में या हम ही आंदोलन कर रहे थे, पूरी दुनिया में आंदोलन हो रहे थे। किसी देश में राजा के रूल के खिलाफ हो रहे थे, तो किसी देश में एक तंत्रवाद के खिलाफ हो रहे थे, किसी देश में जो है लोकतंत्र के लिए आंदोलन हो रहे थे। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पर। तो लिखा हुआ है जैसे कि इंग्लैंड में सुधार कानूनों का पारित होना, अमेरिका में दास प्रथा समाप्त होना। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना होना, इटली, जापान, रोमानिया, सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन शामिल थे। तो इनसे कहीं ना कहीं समझ में आए हम लोगों को भी कि हमको भी अपने आंदोलनों को बराबर जारी रखना होगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस। तो पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिक शिक्षा नीति से परिचित होने के पश्चात भारतीय समाज में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? पाश्चात्य प्रभाव और ब्रिटिश शासन द्वारा लागू सुधारों के फलस्वरूप भारतीयों के दिमाग में पुरानी कुरीतियाँ एवं अंधविश्वासों का स्थान एक नए प्रकाश ने ले लिया, और अब वे हर बात को विज्ञान की कसौटी पर परखने लगे। यानी कि इंसान कहीं ना कहीं रेशनल होने लगा, उसमें साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ने लगा। तो जैसे कि आपको मैं बताया था हमारे पिछली वीडियो में भी कि सती प्रथा की समाप्ति राजा राममोहन रॉय ने करी। स्त्रियों में समाज की अन्य वर्गों के प्रति जो एक रवैया था, हमारे समाज का जो दृष्टिकोण था, वो बदला।
बाल विवाह का विरोध होने लगा, विधवा पुनर्विवाह होने लगा। तो ये सारे की सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं बदलाव हुआ। तो इससे भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़कर धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक विचारधारा को भी जानने लगे। वो समझने लगे कि अगर हम समाज से कुरीतियों को हटाएंगे तभी हम एक अच्छा शिक्षित राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष और हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक समाज बना पाएंगे। तो एक कारण ये भी रहा। तो ये कुछ खास कारण आप देख सकते हैं और इन कारणों से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगला पॉइंट है हमारा जापान द्वारा रूस की पराजय। तो 1904 का जो युद्ध हुआ उसमें एशिया के एक छोटा सा देश है जो आप जानते हैं जापान, इसने यूरोप के एक बड़े देश रूस को पराजित कर दिया। तो भारतीयों में एक नैतिक साहस आया कि जब इतना छोटा सा देश यूरोप की इतनी बड़ी महाशक्ति को हरा सकता है तो हम तो वैसे ही बहुत बड़े देश हैं, हम क्यों इतना कमज़ोर अपने आप को समझ रहे हैं। तो इस एशिया के लोगों को, खासतौर से भारतीयों को, अपनी क्षमता और साहस का ज्ञान मिला और ये भी एक हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक मुख्य बिंदु माना जाता है। फिर अगला है शासकों का जातीय अहंकार। जो रूलर्स होते थे, तो जैसा कि आप जानते हो अंग्रेज़ों की कई सारी बातें अच्छी थीं कि वो शिक्षा को लेकर आए, विदेशी शिक्षा को, इससे हमको हमारे समाज में कुरीतियों को हटाने में मदद मिली, लोग साइंटिफिक नॉलेज को जानने लगे। अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें अच्छी थी कुछ कुछ उनकी। लेकिन अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि अंग्रेज लोग सदैव स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, तो भारतीयों को निम्न जाति का समझते थे और ऐसा बर्ताव करते थे वो कि वो जैसे हम लोग नौकर हों, गुलाम हों, इस तरह से। हालांकि गुलाम तो वो समझते ही थे हमको। तो इससे हमारी राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। तो मैं फर्स्ट पॉइंट ही बताया था, वो बात फिर से सामने आ गई कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेज भारतीयों को आधे बनमानुस और आधे जंगली बोलते थे। इससे दोनों के मध्य कटुता बढ़ी। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई इन नीतियों का कारण बताते हुए मिस्टर गैरेट लिखते हैं कि उन्होंने अपने लिए विचित्र व्यवहार नीति अपनाई जिसके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। प्रथम यह है कि यह एक यूरोपियन का जीवन अनेक भारतीयों के जीवन से बराबर है। द्वितीय, प्राच्य देशवासियों पर केवल भय के आधार पर ही शासन किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पार्ट 3 है इस वीडियो का। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये पार्ट 3 हमारा चल रहा था और 3 वीडियो में सब्सिक्वेंटली हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया है। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं थीं जिन संस्थाओं के कारण हमको मदद मिली, भारतीयों को मदद मिली, और जिसमें कांग्रेस पार्टी की बात हम लोग करेंगे। उसमें हम बात करेंगे पूना सार्वजनिक सभा के बारे में। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी शुरू होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल को और आप पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिए। इसके अलावा अगर आपकी कुछ परेशानी है, कोई कमेंट है, आप चाहते हैं कि ये वीडियो की PDF भी आपको मिले, तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।